चैप्टर 15 का अब जो टॉपिक है उसका नाम है फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। आपके बुक में ये दूसरे या तीसरे नंबर पे दिया हुआ है, बट मैं इसको लास्ट सेकंड टॉपिक बना रहा हूँ अपनी सीरीज में, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। ये टॉपिक को समझने के लिए पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो क्लियर होगा तो ये टॉपिक समझने में आपको आसानी होगी। आप दुनिया में जानते हो कि हर इंसान क्या बनना चाहता है? बेस्ट बनना चाहता है। कुछ इंसान गुड होते हैं और कुछ इंसान एवरेज होते हैं। ये आप सोच रहे होंगे कि भैया क्या ही लिख रहे हैं, बट मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ समझाता हूँ। एक इंसान एवरेज होता है, वो क्या बनना चाहता है? गुड बनना चाहता है। फिर जब वो गुड बन जाता है तो वो फिर क्या बनना चाहता है? बेस्ट बनना चाहता है। ये रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, सब कोई ऐसा ही करता है किसी भी फील्ड के अंदर हो। अब उसी तरीके से एक होती है अंडर डेवलप इकोनॉमी। क्या होती है? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। एक होती है डेवलपिंग इकोनॉमी और एक होती है डेवलप्ड इकोनॉमी। अब ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आप जो अभी पढ़ने जा रहे हो उस टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक इकोनॉमी जो होती है वो एवरेज होती है, मतलब सबसे बेकार है, उसको क्या बोलते हैं? अंडर डेवलप इकोनॉमी। नाम दे दूं, पाकिस्तान। पाकिस्तान किसके अंदर आता है अभी? अंडर डेवलप इकोनॉमी के अंदर। फिर उससे अच्छी इकोनॉमी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी इंडिया है अभी डेवलपिंग इकोनॉमी। और एक होती है बेस्ट इकोनॉमी, डेवलप इकोनॉमी, जैसे कि ले लो अमेरिका। तो अभी इंडिया किसके जैसा बनना चाहती है? अमेरिका के जैसा बनना चाहती है। समझ में आया कि अंडर डेवलप इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और डेवलप इकोनॉमी। अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी बनना चाहती है डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी बनना चाहती है डेवलप इकोनॉमी। ये मैंने आप लोगों को इसीलिए समझाया ताकि आपका ये जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आपको टॉपिक समझने में काफी आसानी होगी। अब आ जाओ टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। एज पर द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, कब आई थी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? 2004 में। इन्होंने ऐसा बोला कि कंट्रीज हैविंग लेस देन $735 पर कैपिटा इनकम, वो किसके अंदर आ जाएंगी? डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर आ जाएंगी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2004 के तहत कोई भी कंट्री के अंदर अगर उस देश के देशवासियों की पर कैपिटा इनकम $735 हुई तो हम लोग ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि वो देश डेवलपिंग इकोनॉमी है। यहाँ पे आप क्राइटेरिया समझो, उसके हिसाब से हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी का आंसर बनाते रहेंगे। याद करते हैं थोड़ी सी चीजों को कि कब बोला वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने? 2004 में। क्या बोला? कि अगर किसी भी कंट्री के लोगों का पर कैपिटा इनकम $735 हुआ तो हम उसको डाल देंगे किसमें? डेवलपिंग इकोनॉमी में। तो मेरे साथ याद भी करते चलो। अब देखो पहला क्राइटेरिया क्या बोला? लेस पर कैपिटा इनकम। अब मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपने अगर पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पर कैपिटा इनकम पता होगा। तो अगर किसी भी देश का पर कैपिटा इनकम कम होगा तो उस देश को हम लोग किस में डाल देंगे? डेवलपिंग इकोनॉमी में। ये लोग ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि अगर देश के अंदर एक इंसान बहुत कम कमा रहा होगा, एक इंसान जो कमाता है उसी को तो हम लोग पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, तो एक इंसान एक देश के अंदर अगर बहुत ज्यादा कम कमा रहा होगा तो हम लोग उसको किसके अंदर उठा के डाल देंगे? डेवलपिंग इकोनॉमी में डाल देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक देख लेते हैं कि लिखना क्या एग्जाम में। द नेशनल इनकम ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री इज लेस। जो नेशनल इनकम होती है डेवलपिंग कंट्री की वो पहले से ही कम होती है। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई सो द पर कैपिटा इनकम रिमेन लो। अब मैं यहाँ पे आपको लिख के समझाता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे सपोज करो कि इंडिया है, उसकी पॉपुलेशन है कितनी? 100। अब ये पॉपुलेशन मिलके कमाती है 1000। कितना कमाती है? 1000। तो अगर हम लोग अब पर कैपिटा इनकम निकालेंगे, जो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, तो एक इंसान के पास कितना पैसा आ जाएगा? 10 रुपए। ठीक है। अब हम लोग इस कंडीशन को बदलते हैं कि इंडिया के अंदर अब पॉपुलेशन हो गई है 200 लोगों की और अब इनकम है 1000 रुपए। अब देखते हैं कि यहाँ पे देखो जो पॉपुलेशन है ये 100 है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 200 है, इनकम सेम है, यहाँ पे भी इनकम 1000 रुपए है, यहाँ पे भी इनकम 1000 रुपए है। चेंज किसके अंदर आया? पॉपुलेशन के अंदर आया। अब हम लोग पर कैपिटा इनकम को अगर फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला डालेंगे, तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। तो अब पर कैपिटा इनकम कितनी आ गई? 5 आ गई। तो यही कॉन्सेप्ट वहां पे लिखा हुआ था कि जो नेशनल इनकम है डेवलपिंग नेशन का वो पहले से ही कम होता है, उसके अलावा इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ती रहती है, जिससे क्या होता है? पर कैपिटा इनकम कम हो जाता है। अब आप ही सोच के देखो, जब आप 10 रुपए कमा रहे थे तो आप 3 प्रोडक्ट खरीद के लाते थे।
अब आप 5 रुपए कमा रहे हो तो मे भी हो सकता है कि आप एक ही प्रोडक्ट खरीद के लाओ। तो सीधी सी भाषा में ये लोग ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप कम कमाओगे तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो नीचे गिर जाएगा। मतलब आप जो प्रोडक्ट और सर्विस यूज करते थे अपने आप को जिलाने के लिए, उसके अंदर कमी आ जाएगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो वही होता है ना कि रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ, ये सब के ऊपर अब आप कम खर्चा करोगे। क्यों? क्योंकि आप कम कमा रहे हो। तो पर कैपिटा इनकम कम होने की वजह से किस पे असर आता है? आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे गिरती है, जिसकी वजह से आप क्या कर पाते हो? जब आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे गिरती है तो इंसान अपनी बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पाता है। कौन कौन सी बेसिक नीड? कि वो अच्छा खाना नहीं खा पाता, कपड़े नहीं पहन पाता, ना घर ले पाता है। अगर आपकी पर कैपिटा इनकम लो होगी तो ये सारी दिक्कत आपको आएगी। चलो मैं यहाँ पे आपको लिख के याद दिला देता हूँ कि अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है पर कैपिटा इनकम अगर लो होगी तो क्या असर आएगा। पर कैपिटा इनकम लो क्यों होती है? पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। क्यों लो होती है? पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से लो पर कैपिटा इनकम क्या रह रही है? कम रह रही है। फिर क्या याद करना है? अगर आपकी पर कैपिटा इनकम कम है तो आपकी डिक्रीज होगी। क्या डिक्रीज होगी? आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का डिक्रीज होने का मतलब है कि आप अब अच्छा खाना कपड़ा और घर अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से अगर आप लिख रहे हो किसी नोटबुक में तो आपको लंबे समय तक याद रह जाएगा। तो अब हम देखते हैं अगला क्या टॉपिक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई इन डेवलपिंग नेशन। देखो, जिस कंट्री के अंदर पॉपुलेशन एक हद से ज्यादा बढ़ रही है उसको भी उठा के किस में डाल दिया जाता है? डेवलपिंग नेशन में। याद रखो क्या बोला मैंने? अगर किसी भी देश का पॉपुलेशन एक लिमिट से ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो हम लोग उसको उठा के किस में डाल देंगे? डेवलपिंग नेशन में डाल देंगे, डेवलपिंग इकोनॉमी में डाल देंगे। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज 2% और मोर देन इन दिस नेशन। किसी भी देश के अंदर अगर 2% या उससे ज्यादा आबादी बढ़ रही है तो हम लोग उसको उठा के डेवलपिंग नेशन में डाल देंगे। यहाँ पे एग्जांपल देता हूं तो आप बोलोगे कि क्या ही हो रहा है हमारे देश में। यहाँ पे सपोज करो, मान लो कि इंडिया की पॉपुलेशन है 100 करोड़। 100 करोड़ का 2% कितना होगा? तो 2 करोड़ होगा। कितना होगा? 2 करोड़। आप सोच रहे हो कि हमारे देश में हर साल 2 करोड़ लोग ऐड होते जा रहे हैं। इतनी ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन है। अगर एक मजाक की बात बोलूं तो हम लोग हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। तो किसी भी देश के अंदर अगर 2% या उससे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम लोग उसको उठा के किस में डाल देंगे? डेवलपिंग नेशन में डाल देंगे। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान देना कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो उससे देश पे असर क्या आएगा? तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्रिएट अ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ एक लिमिट से ज्यादा होगी तो हमारे देश के अंदर चीजों की कमी आने लगेगी, स्कैरसिटी आने लगेगी। एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो एक फैमिली है, उस फैमिली की इनकम थी 10,000। इस 10,000 को आप मान के चलो रिसोर्स। अब उस फैमिली के अंदर 5 मेंबर थे। अगर आप डिवाइड करने जाओ तो मैं करता हूँ एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थोड़ा समझना ध्यान से। अब 10,000 को मैं डिवाइड करता हूँ 5 से। अगर 10,000 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 1% पे खर्चा करने के लिए 2,000 इनकम आ रही है। अब मैं थोड़ा सा आपको इस टॉपिक से रिलेटेड समझाता हूं कि इनकम अभी भी 10,000 रुपए ही है, बट फैमिली के अंदर 10 लोग हो गए। पॉपुलेशन पहले 5 की थी, अब पॉपुलेशन कितने की हो गई? 10 की हो गई। अब डिवाइड करते हैं तो 10,000 को मैं डिवाइड करता हूं 10 से, तो एक इंसान की इनकम निकल के आई 1,000 रुपए। जब पॉपुलेशन 5 थी तो सबको 2,000 रुपए मिल रहा था, जब पॉपुलेशन 10 हुई तो सबको 1,000 रुपए मिल रहा है। इसी तरीके से देश के ऊपर भी लागू होता है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो चीजों की स्कैरसिटी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी देश के अंदर। क्लियर है? अब जो तीसरा टॉपिक है वो है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। मैं इसको रीड करता हूं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्री इज एग्रीकल्चर। क्या लिखा हुआ है? द मेन ऑक्यूपेशन डेवलपिंग नेशन के अंदर क्या होता है? एग्रीकल्चर। किसी भी देश के अंदर अगर ज्यादातर पॉपुलेशन काम करने के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है तो हमको मान लेना होगा कि वो कंट्री डेवलपिंग नेशन में आती है। क्या बोला मैंने? बुद्धि में डाल के चलो। आपको ऐसा लगता होगा कि एग्रीकल्चर ही सब कुछ है, बट इकोनॉमी की नज़र में ऐसा बोला जाता है कि कोई भी कंट्री है जिसकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन, मेजर पॉपुलेशन डिपेंड करती है काम करने के लिए किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर, तो वो देश किस में आता है? डेवलपिंग नेशन में आता है। आगे बढ़ते हैं। मोर देन 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट।
एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो हमारे देश में 100 लोग हैं। अब ये 100 लोग में से 60 लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए या काम करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं आज भी। तो ऐसे देश की इकोनॉमी को डाल दिया जाता है डेवलपिंग नेशन में। ये जो एग्जांपल दिया ध्यान से समझना कि हमारे देश में टोटल 100 लोग हैं जो काम करने जाने वाले हैं, उसमें से 60 लोग जो है वो खेती करते हैं। मतलब टोटल पॉपुलेशन के अंदर से 60% की आबादी आज भी काम करने के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसी इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। अब आगे डेटा लिखा हुआ है, उससे आपको पता चलेगा कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करके इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे कहलाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट 26% ऑफ द टोटल नेशनल इनकम। अब यहाँ पे बात को समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मैं कर सकता हूँ बट ध्यान से समझना। अभी मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझना। मैं मान लेता हूँ कि हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 100 की, और उस 100 में से 60 लोग काम करने के लिए आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 100 की, 60 लोग किस में काम करते हैं? एग्रीकल्चर में। और जो टोटल इनकम है देश की वो है 1000 रुपए, यानी नेशनल इनकम कितनी है? 1000 रुपए। ये याद रखो। अब यहाँ से मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से चीजों को सुनना कि हम लोग की टोटल इनकम है 1000 रुपए, है ना। ये 1000 रुपए में से 260 रुपए ये 60 लोग मिलके कमाते हैं। बाकी का जो पैसा बचेगा वो हमारा आता है अदर सेक्टर से। बहुत ध्यान से समझना कि हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन थी 100, 60 लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे। ये 60 लोग मिलके 260 रुपए ही कमा रहे थे देश का। कितना कमा रहे थे? 260 रुपए। है ये 60 लोग, बट कमाते कितना है टोटल इनकम का? 26%। मतलब सीधी सी भाषा में मैं ये समझाना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा लोग डिपेंड होते हैं बट इनकम बहुत कम आती है। यहाँ पे 60 लोग मिलके 260 रुपए कमा रहे हैं, बाकी का जो पैसा बचा वो 40 लोग मिलके कमा रहे हैं। मतलब होगा ये कुछ 740 रुपए जैसा कुछ। ये सिर्फ और सिर्फ 40 लोग कमा रहे हैं मिलके। तो मेन मुद्दा ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड होती है काम करने के लिए, बट इनकम जो होता है वो बहुत कम जनरेट होता है, जिसकी वजह से देश को उतना फायदा नहीं होता है और देश किसके अंदर चला जाता है? डेवलपिंग नेशन में चला जाता है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो थोड़ा ध्यान रख के इसको वापस एक बार समझ लेना। अब चौथा जो है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ज्यादातर डेवलपिंग नेशन के अंदर जो इनकम होता है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, उसको समझना कि 20% रिच लोगों के पास देश का 40% पैसा होता है, और जो 20% पुअर लोग हैं उनके पास 10% पैसा होता है। मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाता हूँ, इजीली समझ में आएगा। टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्जाम्पल के हिसाब से 40 लोगों की है। कितनी है? 40 लोगों की। ये 40 लोग मिलके कितना कमा रहे हैं? 50 रुपए कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं? 50 रुपए। अब यहाँ से जो है आपको समझने जैसा इंटरेस्टिंग होगा, टोटल पॉपुलेशन में से आधी यानी 20% आबादी 40 रुपए कमाती है, बाकी के जो 20% आबादी है वो 10 रुपए कमा रही है। हमारी टोटल इनकम है 50 रुपए, टोटल पॉपुलेशन है 40 की। 20 लोग मिलके 40 रुपए कमाते हैं जिनको हम रिच बोलेंगे, और बाकी के जो 20 लोग हैं वो मिलके 10 रुपए कमाते हैं जिनको हम पुअर बोलेंगे। इसी सिस्टम को बोला जाता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्लियर है? 20 लोग मिलके 40 रुपए कमा रहे हैं, बाकी के जो 20 लोग हैं वो मिलके 10 रुपए कमा रहे हैं। इस सिस्टम को बोला जाता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इस तरीके का भी सिचुएशन जिस देश के अंदर दिख रहा है उसको भी उठा के डाल दिया जाता है डेवलपिंग नेशन में। अब जो टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आपको नहीं समझ में आता तो मैं समझा देता हूँ कि जिस भी इंसान को काम नहीं मिल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे अनएम्प्लॉयड पर्सन। अभी इतना ही समझो, मीनिंग थोड़ा सा डीप में अलग होती है बट अभी इतना ही समझो। जिसके पास काम नहीं है वो बेरोजगार कहलाता है, इंग्लिश में अनएम्प्लॉयड कहलाता है, वही टॉपिक है। इन दिस कंट्री द रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर देन 3%। टोटल पॉपुलेशन का 3% अगर आबादी काम नहीं कर पा रहा है या उसको काम नहीं मिल पा रहा है तो वो देश किसके अंदर चला जाता है? डेवलपिंग इकोनॉमी। बात को यहाँ समझना एग्जांपल से। सपोज करो देश की आबादी 100 की है और 3% लोगों को काम नहीं मिल रहा है, मतलब कि 100 का 3% कितना होगा? 3 लोगों को अगर काम नहीं मिल रहा है लॉन्ग टर्म तक, कब तक? लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक। एक देश की टोटल पॉपुलेशन के अंदर से अगर 3% आबादी को लंबे समय तक काम नहीं मिल पा रहा है, हम लोग उठा के उस देश की इकोनॉमी को डेवलपिंग नेशन में डाल देंगे। बहुत आसान है, ये डेटा है, आपको याद करना पड़ेगा। आगे देखते हैं।
इन डेवलपिंग कंट्री डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मे बी सीन। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान से समझना है, इतना डीप में अभी आपको नहीं जाना है, आगे चैप्टर्स में आएगा तो मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स भी समझाऊंगा। अभी के लिए इतना समझो कि एक कंट्री के अंदर अगर अलग अलग टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो रहे हैं तो उस कंट्री को उठा के हम लोग डाल देंगे किसके अंदर, डेवलपिंग नेशन में। दिमाग में बुद्धि में डाल के चलो कि एक कंट्री के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहे हैं तो हम लोग उस देश की इकोनॉमी को उठा के डाल देंगे डेवलपिंग इकोनॉमी में। द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी लॉन्ग। ये जो आपने देखा कि अलग अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट थी, ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लंबे समय तक चल रही है ना। किसी भी देश के अंदर लोगों को बहुत लंबे समय तक काम नहीं मिल पा रहा है तो वो देश की इकोनॉमी को उठा के हम लोग डाल देंगे डेवलपिंग इकोनॉमी में। तो यहाँ पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट का भी टॉपिक हो गया खत्म। अब जो टॉपिक है पोवर्टी, पीपल हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर प्राइमरी नेसेसिटी। इंसान अगर अपनी प्राइमरी नेसेसिटी पूरा नहीं कर पा रहा है, प्राइमरी नेसेसिटी में क्या क्या आ रहा है, जैसे कि उसको खाना नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है, वो अपनी हेल्थ के ऊपर खर्चा नहीं कर पा रहा है, मतलब बीमार पड़े तो दवाई नहीं करवा पा रहा है, ये सारी चीज़ों को मिलाओगे तो आपकी प्राइमरी नेसेसिटी बनती है। किन किन चीज़ों को मिलाते हैं तो प्राइमरी नेसेसिटी बनती है, फूड, क्लोथ, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन। ये सारी चीजों से आपकी क्या बनती है, प्राइमरी नेसेसिटी। इनके बिना हम जी नहीं सकते हैं। अगर एक देश के अंदर लोग प्राइमरी नेसेसिटी को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे देश की इकोनॉमी को उठा के हम डाल देंगे डेवलपिंग इकोनॉमी में। आगे पढ़ते हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज सच पीपल कॉन्स्टिट्यूट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे मैं अगर आपको लिख के बताऊं तो सपोज करो हमारी 150 करोड़ की आबादी है। कितनी आबादी है, 150 करोड़ की आबादी, 1/3। मैथ में इसी को बोलते हैं ना 1/3। तो टोटल पॉपुलेशन के अंदर से अगर 1/3 पॉपुलेशन गरीबी के अंदर है, पोवर्टी के अंदर है, तो उस देश की इकोनॉमी को उठाओ और डाल दो डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर। ये डेटा देख लेना, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट कर लेना, इससे पता चल जाएगा कि हमारे देश के अंदर आज भी टोटल कितनी गरीबी है। अगर आगे देखेंगे तो एक टॉपिक है जिसका नाम है डुअल इकोनॉमी। द इकोनॉमी ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री इज बेस्ड ऑन मिक्स सिस्टम। कौन से सिस्टम के अंदर जीते हैं ये लोग, मिक्स सिस्टम के अंदर। अब ये मिक्स सिस्टम क्या है, ऑन वन साइड बैकवर्ड फार्मिंग, ओल्ड मशीन एंड ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर इन द विलेज। सेकेंड लाइन को भी पढ़ता हूँ। ऑन द अदर हैंड सिटी हैव मॉडर्न इंडस्ट्री एंड न्यू प्रोडक्शन। देखो मैं आपको इसको लिख के समझा देता हूँ। डुअल इकोनॉमी का मतलब क्या है वो समझो। दो साइड है, एक साइड है स्मार्ट सिटी, क्या है, एक साइड है स्मार्ट सिटीज जिसको हम लोग बोलेंगे अर्बन एरिया, है ना, और एक साइड है बैकवर्ड एरिया। क्या बोला गया, बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया मतलब कि पुअर रूरल एरिया। अब आप बोलोगे कि भैया ये जो लिखे हो वो हमको भी समझ में नहीं आया। ठीक है मैं समझाता हूँ। सपोज करो यहाँ पे फैक्ट्री डालनी होगी, कहाँ पे, सिटीज में। क्या डालनी है, फैक्ट्रीज। तो यहाँ पे मॉडर्न मशीन का यूज होगा, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज होंगी, यहाँ पे बेस्ट एजुकेशन मिलेगा, यहाँ बेस्ट एजुकेशन, यहाँ पे बेस्ट आपको हेल्थ फैसिलिटी देखने को मिलेगी, है ना। अब उल्टा कर दो कि जब आप गांव के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको ओल्ड टाइप की मशीनरीज मिलेगी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं होगा, यहाँ पे एजुकेशन अच्छा नहीं है, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छा नहीं है। आपको अगर मैं समझा दूं तो अगर हम लोग गांव के अंदर रहते हैं तो हमको अच्छा एजुकेशन और हॉस्पिटल देखने को नहीं मिलता, तो हम लोग कहाँ पे भागते हैं, हम लोग शहर की तरफ भागते हैं। गांव के अंदर कोई बीमार पड़ जाता है, कोई बड़ी बीमारी होती है तो लोग बोलते हैं अब तो इसको शहर लेके जाना पड़ेगा। तो इसी सिस्टम को तो बोला जा रहा है डुअल इकोनॉमी की। एक जगह पे आपके पास बहुत स्मार्ट शहर है बट दूसरे साइड अगर आप देखने जाओगे तो बहुत ही बिछड़ा हुआ इलाका है। इसी सिस्टम को बोला जाता है डुअल इकोनॉमी। अगर इस तरीके का सिस्टम किसी भी देश के अंदर दिखाई दे रहा है तो उठाओ उस इकोनॉमी को डाल दो डेवलपिंग इकोनॉमी में। ठीक है। अब जो आठवां टॉपिक है वो है इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इनसफिशिएंट का मतलब कि कमी है। किस चीज की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ये वर्ड को याद रखो, क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अब ये क्या है उसको मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो आप एक बिजनेसमैन हो, आप अपने फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल लेके आओगे तो आप बोलोगे हाँ भैया लेके आएंगे। तो आप फैक्ट्री के अंदर जब रॉ मटेरियल लेके आओगे तो कहीं दूर से वो रॉ मटेरियल खरीद के अपनी फैक्ट्री तक पहुंचाओगे। तो सपोज करो कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो आता है चंडीगढ़ से और आपकी फैक्ट्री मुंबई में है। तो चंडीगढ़ से मुंबई आने तक के लिए आपको अच्छा रोड चाहिए। आप बोलोगे हाँ भैया अच्छा रोड होगा तो हमारा सामान जल्दी पहुंचेगा। अब बीच में बहुत जगह नदी आएगी,
ब्रिज चाहिए, बोलोगे हाँ भैया ब्रिज भी चाहिए। फिर आप बोलोगे कि हम लोग जब चंडीगढ़ से निकलेंगे तो हमको मुंबई वाले ब्रांच पे इन्फॉर्म करना होगा, मतलब कि आपको बातें करनी होंगी, तो अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए। अब उसके लिए कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने के लिए आपको टावर वावर चाहिए होगा देश में, कि टावर लगेंगे, सैटेलाइट लगेंगे, तभी आप एक दूसरे को कनेक्ट में रह पाओगे, है ना। जब अच्छा टावर और अच्छे सैटेलाइट लॉन्च होंगे तभी तो हम एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे मोबाइल थ्रू के या इंटरनेट के थ्रू। तो ये हो गया कम्युनिकेशन सिस्टम। हम जो भी काम बिजनेस कर रहे हैं उसको चलाने के लिए हमको बहुत सारी बेसिक फैसिलिटी चाहिए होती है। बेसिक फैसिलिटी कैसे, कि देश के अंदर अच्छा रोड चाहिए, देश के अंदर ब्रिजेस चाहिए, देश के अंदर रेलवे नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, एयरपोर्ट ज्यादा होने चाहिए। अगर ये सब अच्छा होगा तभी देश के अंदर बिजनेस अच्छे से हो पाएगा। तो इन सबको बोला जाता है बेसिक फैसिलिटी, और इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। नहीं समझ में आया, अभी नीचे पढ़ूंगा तो समझ में आएगा। द बेसिक सिस्टम, क्या बोला मैंने, द बेसिक सिस्टम एंड सर्विस दैट आर नेसेसरी फॉर अ कंट्री इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ये एक ऐसे तरीके के सर्विसेज हैं, चीजें हैं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए होती हैं। अब ये क्या क्या है, एग्जांपल एजुकेशन। अगर देश के अंदर एजुकेशन अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे वर्कर्स लेबर्स निकलेंगे, तो देश का भला होगा। ट्रांसपोर्टेशन, रोड हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, वाटरवेज हो गए, सारे ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छे होंगे तो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे खुद भी जल्दी से जा सकते हैं, और साथ साथ में अपने रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट को भी एक जगह से दूसरे जगह इजीली पहुंचा सकते हैं। अमेरिका, चाइना ये पागल नहीं है कि इतने बड़े बड़े रोड्स बनवाते हैं। क्यों बनवाते हैं, ताकि उनकी कनेक्टिविटी स्पीड में हो जाए। कम्युनिकेशन सिस्टम, बात करने का तरीका। अब आप ही देख लो कि 2016 के पहले हमारे देश के अंदर इंटरनेट कितना यूज किया जाता था। आज देखो इंटरनेट सस्ता है तो हम लोग अलग अलग तरीके का बिजनेस बना रहे हैं। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, एक अच्छे स्मार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी, सपोज करो देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की अगर कमी होगी तो आप देख लेना कि फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। अरे रेलवे नेटवर्क नहीं चलेगा हमारे देश का। आज जो रेलवे चलता है ज्यादातर किसके ऊपर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलता है। जो कंपनी चल रही है देश के अंदर किसके ऊपर चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो ये भी एक बेसिक फैसिलिटी है जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है। हेल्थ फैसिलिटी, अब देश की फैसिलिटी जितनी अच्छी रहेगी तो उतना ही इंसान एनर्जेटिक रहेगा। अब इंसान जितना एनर्जेटिक रहेगा वो उतना अच्छा काम करके देगा। तो देश की हेल्थ फैसिलिटी भी बहुत जरूरी है देश को आगे बढ़ाने में। आगे देखो बैंकिंग, आप जो इतना पैसा कमाओगे देश के अंदर तो वो पैसे की रखवाली करने के लिए भी एक इंस्टीट्यूट चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक। तो ये सारे चीजें देश को चलाने के लिए बेसिक सर्विस के अंदर आती है। कौन कौन सी है, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ और बैंकिंग। ये सारी चीजें अगर नहीं होंगी तो देश का ढांचा अच्छे से नहीं बनेगा और इकोनॉमी आगे नहीं चल पाएगी। अब बात को समझना, हमारे देश की गवर्नमेंट एजुकेशन अच्छी है, आप बोलोगे नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे हैं, आप बोलोगे नहीं। आजकल तो हमारे देश के रोड भी अच्छे नहीं है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम किसी भी देश के अंदर लंबे समय तक फेस की जा रही है, उठाओ उस इकोनॉमी को डाल दो डेवलपिंग नेशन में। क्लियर है। इससे होता क्या है, तो इट इफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। हमारे देश के जो रेलवे है इतना स्लो चलता है, रोड है जो इतने गड्ढे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में माल सामान है वो लेट पहुंचते हैं, जिसकी वजह से देशवासियों का टाइम खराब हो रहा है। तो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी असर आएगा अगर इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है तो। अब लास्ट वाला बचा है कि फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। द कंट्री मेनली एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट एंड फार्म प्रोडक्ट। कोई भी देश अगर ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है किस चीजों को, चलो इसके पहले मैं आपको समझा देता हूं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है। बाहर से सामान मंगाना, इंपोर्ट करना, बाहर भेजना, एक्सपोर्ट करना। क्लियर है, क्या बोला मैंने, बाहर से सामान अंदर मंगाना इंपोर्ट, बाहर बेचना एक्सपोर्ट। दिस कंट्री मेनली एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट एंड फार्म प्रोडक्ट, है ना। जो कंट्री ज्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाहर बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उस कंट्री की इकोनॉमी को आप उठाओ और डाल दो किसके अंदर, डेवलपिंग नेशन के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैव लेस डिमांड एंड लो रेट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो डिमांड होता है वो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में लो होता है। आगे पढ़ता हूं, वाइल इंपोर्ट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड मशीनरी एज द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट मोर। मैं इसको आपको ना लिख के समझाता हूं। अभी हम लोग पढ़े इंटरनेशनल ट्रेड का ना, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट लिख लेता हूं और यहाँ पे लिख लेता हूं इंपोर्ट।
जो डेवलपिंग नेशन होती है ना, वो एक्सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। क्या एक्सपोर्ट करती है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। बदले में इंपोर्ट क्या करती है? मशीन। अब सपोज करो आप एक बात को कि आप 1000 kg वीट एक्सपोर्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? 1000 kg वीट एक्सपोर्ट कर रहे हो, जिसकी कीमत मैं मान लेता हूं 5,000 रुपए है। कितनी है? 5,000। और आप एक शूज बनाने की मशीन लेके आओगे तो मे बी ये होगी 50 लाख रुपए की। कितने की होगी? 50 लाख रुपए की। ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, इसकी जो डिमांड होती है वो लेस होती है। क्या होती है? डिमांड कम होती है। अब डिमांड कम होती है तो इसका रेट भी क्या मिलता है? लो मिलता है। बट आप देखो कि ये मशीन ये सब है, आज के ज़माने में इनकी डिमांड है वो होती है हाई, जिसकी वजह से इनका जो रेट होता है वो क्या होता है? हाई। अगर किसी भी देश के अंदर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको सस्ता दाम मिलेगा, और आप बदले में अंदर क्या मंगाते हो? इंपोर्ट क्या करते हो? मशीन। तो आपको वो महंगा मिलेगा। अगर इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, तो उस देश की इकोनॉमी को उठाओ और डेवलपिंग नेशन में डाल दो। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा खींच गया है, बट आप इसको ध्यान से देख लेना, कर लेना, क्योंकि ये आपकी इकोनॉमी के बेस को स्ट्रांग बनाएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक हार्ड लगा हो तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी इजी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।